जारी। इस आरेख में दिखाए गए अनुसार AD7 से AD 0 लाइनों का डीमल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। तो 8085 में एड्रेस लाइनों A8 से A15 लगातार 3 क्लॉक साइकिल के लिए उच्च क्रम एड्रेस बस पकड़े रहता है। फिर मेमोरी अक्ष के पहले क्लॉक साइकिल में तो ये A7 से A0 तक की रेखाएं हैं, तो उन बिट्स को इन पिनों AD7 से AD0 पर डाल दिया जाता है और साथ ही यह ALE सिग्नल जेनरेट होता है। इसलिए बाहरी रूप से हम A7 से A0 के मूल्यों को इस लैच में संग्रहीत करने के लिए 8 बिट लैच का उपयोग करते हैं और इस लैच से A7 से A0 तक की इस लाइन तो हमें यहां एक स्पष्ट मूल्य मिलता है क्योंकि पहले क्लॉक साइकिल के बाद इस ALE सिग्नल को हटा दिया जाएगा। नतीजतन पहले क्लॉक साइकिल में यहां जो भी मूल्य लगाया गया था वह शेष 2 क्लॉक साइकिल के लिए यहां रहेगा। तो आपको यहां एक स्पष्ट A0 से A7 मान मिलता है, तो यह A8 से A15 यहाँ है 3 क्लॉक साइकिल के लिए है और A0 से A7 भी 3 क्लॉक साइकिल के लिए है और अब यह मेमोरी 16 बिट एड्रेस प्राप्त करने वाली है। तो यह इस मूल्य को मेमोरी स्थान सामग्री D7 से D0 में उत्पन्न कर सकता है और यह डेटा बस लाइन से जुड़ा होगा। इस तरह से या अगर यह है कि मेमोरी प्रोसेसर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है तो यह इन मल्टीप्लेक्स पिनों पर डेटा बस D0 से D7 के मान डाल सकता है, लेकिन ALE उत्पन्न नहीं होता है, तो यह इस D0 से D7 पर उपलब्ध होगा। तो ALE क्लॉक साइकिल T1 के पहले क्लॉक साइकिल के दौरान एक पल्स के रूप में कार्य करता है और हम एड्रेस को लैच कर पाएंगे और फिर जब ALE सिग्नल लो होता है एड्रेस इस AD7 से 0 लाइन में सेव किया जाता है और इसका उपयोग उनके उद्देश्य के लिए द्विदिश डेटा लाइन के रूप में किया जा सकता है। तो इसके लैच होने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यह हिस्सा डेटा बस के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो समग्र चित्र यह कैसा दिखता है, तो मेमोरी और यह प्रोसेसर 8085 उसके जैसा। तो 8085 में हमें लगता है कि हमें एक मेमोरी चिप मिली है जो 1 किलोबाइट चिप है। तो यह मेमोरी चिप में तो अगर 1 किलो स्थान है और प्रत्येक स्थान 8 बिट चौड़ा है, ठीक। तो चूंकि यह 1 किलोबाइट मेमोरी है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस चिप के भीतर अलग अलग स्थानों तक पहुंचने के लिए 10 एड्रेस लाइनों की आवश्यकता है। तो यह A0 से A9 है। तो उन्हें वास्तव में इस विशेष मेमोरी एक्सेस करने के लिए आवश्यक है क्योंकि इस मेमोरी को 10 बिट एड्रेस लाइन मिली है। तो इसमें से यह कहें कि यह A0 से A7 इस लैच में आएंगे और यहाँ A8 से A15 जा रहे हैं। तो वहाँ से मुझे A8 और A9 कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो वे 2 बिट्स यहाँ से आ रहे हैं, 8 बिट्स यहाँ से पूरी तरह से 10 बिट्स बनाएंगे A0 से A9 वे यहाँ आएंगे। शेष लाइनें A10 से A15 वे कुछ चिप सिलेक्शन लॉजिक सर्किटरी को जाएंगे। तो जैसा कि हमने उस मेमोरी इंटरफेसिंग क्लासेस में चर्चा की है, हमारे पास कुछ प्रकार के डिकोडर हो सकते हैं जिनके द्वारा हम इस चिप के लिए उपयुक्त चिप सिलेक्ट सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस सीमा हो जिसमें हम इस चिप को रखना चाहते हैं, तदनुसार हम इस डिकोडर आउटपुट को मेमोरी चिप के चिप सिलेक्ट लाइन से जोड़ सकते हैं। तो उस एड्रेस सीमा के अनुसार यह मेमोरी चयनित हो जाएगी। अब जहां तक इस AD7 से AD0 लाइन का संबंध है, तो यह बाईडायरेक्शनल है। तो हालांकि यह स्पष्ट रूप से यहां नहीं दिखाया गया है, लेकिन यह बाईडायरेक्शनल लाइन है क्योंकि डेटा बस भी वहां है। तो यह शुरू में यहां आ जाएगा, लैच इसे लैच कर देगा, लेकिन डेटा बस को इस D0 से D7 लाइन से जोड़ा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे यहां एक स्वच्छ डेटा बस लाइन मिल रही है क्योंकि एड्रेस बस को अलग कर दिया गया है, इस बिंदु पर इसे अलग कर दिया गया है। तो यह सीधे मेमोरी चिप के डेटा बिट्स से जुड़ा हुआ है। तो और भी हमें इस चिप को एक्सेस करने की आवश्यकता है जब यह मेमोरी रीड ऑपरेशन या मेमोरी राइट ऑपरेशन कर रहा हो। तदनुसार यह रैम चिप इसे एक कंट्रोल और एक राइट कंट्रोल मिला है।
यदि आप मेमोरी से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस RD लाइन को 0 किया जाना चाहिए। यदि आप इस मेमोरी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो राइट लाइन 0 बनाया जाना चाहिए। ये लाइन्स कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये RD और IO/M द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये दो लाइनें इन्वर्टेड की जाती हैं और फिर यह NAND गेट है। तो तदनुसार हम मेमोरी रीड बार लाइन प्राप्त करते हैं तो वह यहाँ रीड कनेक्शन के लिए जाएगा। इसी तरह यह राइट लाइन यह IO/M लाइन, तो जब वे एक NAND गेट होते हैं कि वे इन्वर्टेड होते हैं और फिर NAND गेट और फिर यह मेमोरी रीड बार सिग्नल जनरेट करता है और यह मेमोरी के राइट बार लाइन में जाता है। तो इस तरह से चिप 8085 प्रोसेसर के साथ हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो यदि आपको कई ऐसे चिप मिल गए हैं तो यह चिप सिलेक्ट सर्किटरी अधिक जटिल हो जाएगी। तदनुसार कई चिप सिलेक्ट सिग्नल उत्पन्न होंगे और वे विभिन्न प्रोसेसर को दिए जाएंगे जहां विभिन्न मेमोरी चिप्स हैं। अगला हम 8085 के इंस्ट्रक्शन पर गौर करेंगे। तो किसी भी माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करने के लिए हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। पहला जो हमने पहले ही देखा है वह जनरल पर्पस रजिस्टर का सेट है जो प्रोसेसर B, C, D, H, L का समर्थन करता है मेरे 8085 के मामले में। तो यह एक बात है। दूसरी बात जो हमें जानने की जरूरत है वह इंस्ट्रक्शन का सेट है। तो क्या इंस्ट्रक्शन हैं जो समर्थित हैं? तो इन दो चीजों को एक साथ लिए जाने पर प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल या संक्षेप में PPM के रूप में जाना जाता है। तो जब भी मैं एक नए प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मुझे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, इस माइक्रोप्रोसेसर के लिए प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है। और एक बार मैं उन संसाधनों के बारे में जानता हूं जो मेरे पास हैं, मैं उन इंस्ट्रक्शन को जानूंगा जो मेरे हाथ में हैं और तदनुसार मैं उस माइक्रोप्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिख सकता हूं। तो चूंकि 8085 एक 8 बिट डिवाइस है, इसमें केवल 2 का घात 8 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। हालांकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह केवल 246 संयोजनों का उपयोग करता है। तो यह केवल 74 इंस्ट्रक्शंस का कुल प्रतिनिधित्व करता है और अधिकांश इंस्ट्रक्शन में स्वाभाविक रूप से एक से अधिक प्रारूप हैं। तो 74 इंस्ट्रक्शन और वे 246 संयोजन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में एक से अधिक प्रारूप हो सकते हैं। और यदि आप इंस्ट्रक्शन का समूहन करते हैं तो उन्हें 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है: डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ब्रांच ऑपरेशन और मशीन कंट्रोल ऑपरेशन। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन सीपीयू रजिस्टरों के बीच, मेमोरी स्थानों के बीच, सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी स्थानों के बीच डेटा ट्रांसफर करेगा। उस स्थिति में उस तरह से डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? एक स्थान एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में, एक स्टोरेज स्थान से दूसरे स्टोरेज स्थान पर। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन, वे अरिथमेटिक ऑपरेशन बताएंगे जो हम कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन, हम AND, OR, NAND, NOR आदि जैसे लॉजिकल चीजों के बारे में बात करेंगे। ब्रांच इंस्ट्रक्शन वास्तव में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए हैं, जैसे अगर किसी प्रोग्राम में आप लूप को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं या आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में इफ देन एल्स प्रकार के संरचना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस ब्रांच ऑपरेशन की आवश्यकता होगी जिसमें आपको एक स्थान से अन्य स्थान जंप करना होगा कुछ शर्त के आधार पर, ताकि ब्रांच ऑपरेशन उपयोगिता में आ जाए। और कुछ मशीन कंट्रोल ऑपरेशन हैं जिनके द्वारा आप प्रोसेसर के व्यवहार के तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम उन्हें बाद में देखेंगे। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को 2 भागों में से युक्त माना जाता है। पहला भाग उस कार्य या ऑपरेशन के बारे में बात करता है जिसे हम करना चाहते हैं और इसे ऑपकोड पार्ट कहा जाता है। तो ऑपकोड शब्द ऑपरेशन कोड के लिए है। तो यह हिस्सा हमें बताता है कि ऑपरेशन क्या है जिसे मैं करना चाहता हूं, और दूसरे भाग को ऑपरेंड कहा जाता है। वह ऑपरेशन क्या है, किस डेटा पर हम उस ऑपरेशन को करना चाहते हैं। तो यह ऑपरेंड है। और जैसा कि आपने देखा है कि 246 अलग अलग संयोजन हैं जो 8085 द्वारा समर्थित हैं, केवल 74 अन्य इंस्ट्रक्शन के लिए। तो 74 अलग अलग ऑपकोड हैं जो हम इसलिए 8085 प्रोसेसर द्वारा समर्थित हैं। और विभिन्न प्रकार के ऑपरेंड को देखने के बाद जो संभव है वह यह संख्या 246 तक पहुंच जाती है। तो इन ऑपरेंड को बदल करके एक ही ऑपकोड के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहला इंस्ट्रक्शन का समूह मूव इंस्ट्रक्शन है। यह एक डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है। आप स्रोत से गंतव्य तक डेटा की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। यह इंस्ट्रक्शन मूव शॉर्टहैंड है मूव का। तो एमवीआई मूव इमीडिएट है, फिर एलडीए जो लोड एक्यूमुलेटर है, और एसटीए है जो स्टोर एक्यूमुलेटर है। तो आखिर वे करते क्या हैं? कहते हैं वे रजिस्टरों के बीच स्थानांतरण करते हैं। इस तरह से एमओवी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप एमओवी बी सी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इस सी रजिस्टर की सामग्री को बी रजिस्टर में ले जाया जाएगा। आपके पास एमवीआई बी 56 हो सकता है। इसका मतलब है कि मैं मूल्य 56 को रजिस्टर बी में स्थानांतरित करना चाहता हूं। तो इस तरह से विभिन्न ऑपरेशन जो हम विभिन्न मूव में कर सकते हैं, जो हम 8085 में कर सकते हैं। इसी तरह यह एलडीए और एसटीए इंस्ट्रक्शन है। तो ये एलडीए और एसटीए के इंस्ट्रक्शन हैं। तो उन्होंने मूल्यों को एक्यूमुलेटर में स्थानांतरित करने के तरीके के बारे में बात की है। तो आप मेमोरी लोकेशन से तो आप उस मान को एक्यूमुलेटर में लोड कर सकते हैं। तो यह एलडीए इंस्ट्रक्शन है। इस एलडीए 1000 की तरह कुछ है। तो यह अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर को मेमोरी लोकेशन 1000 की सामग्री मिलेगी। तो इसे मेमोरी लोकेशन 1000 की सामग्री मिलेगी। इसी तरह आपको एसटीए मिला है, एसटीए 2000 कहें, तो इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेशन 2000 को एक्यूमुलेटर रजिस्टर की सामग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं इस डेटा ट्रांसफर एक्यूमुलेटर और मेमोरी स्थानों के बीच कर सकता हूं। तो या आप कुछ एमओवी इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, ताकि हम बाद में देखेंगे। तो अन्य रजिस्टरों जैसे सीपीयू रजिस्टर कहने के लिए इसी तरह के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डेटा ट्रांसफर को मेमोरी से करने को और रजिस्टरों के बीच हमें मूव इंस्ट्रक्शन मिला है। एमओवी इंस्ट्रक्शन मेमोरी स्थानों के बीच और मेमोरी स्थान के बीच और सीपीयू रजिस्टर के बीच या सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी के बीच के लिए है, या एलडीए, एलडीए और एसटीए दोनों के लिए ये विशेष है। तो ये केवल एक्यूमुलेटर के संबंध में है, और यह एमवीआई इमीडिएट के लिए है। तो यदि आप कुछ रजिस्टर में कुछ कांस्टेंट मूल्यों को स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो आप इस एमवीआई इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्रोत से डेटा नहीं बदला गया है। तो ये सभी एमओवी इंस्ट्रक्शन या लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शन को उस स्रोत को संग्रहित करते हैं जहां से डेटा स्थानांतरित किया जा रहा है। तो यह परिवर्तन नहीं है। तो कुछ अर्थों में यह एक मूव नहीं है, यह मूल रूप से एक कॉपी ऑपरेशन है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह केवल एक कॉपी ऑपरेशन है। अगले इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि एक विशेष इंस्ट्रक्शन है जिसे एलएक्सआई कहा जाता है। तो यह लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट है। तो लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट एलएक्सआई है। तो यह 16 बिट मान लोड करने के लिए है कुछ रजिस्टर पेयर पर। तो एलएक्स का प्रारूप इस एलएक्सआई आरपी के कुछ 16 बिट मान की तरह है। तो इसका मतलब यह है कि उस रजिस्टर जोड़ी में हम सीधे इस 16 बिट मान को लोड करेंगे। तो विशिष्ट उदाहरण LXI B 4000H कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं एक हेक्साडेसिमल संख्या के बारे में बात कर रहा हूं। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में आमतौर पर यही रिवाज है। तो यदि आप करैक्टर H द्वारा संख्या में पालन करते हैं, इसका मतलब है कि यह हेक्साडेसिमल संख्या है, अन्यथा इसे डेसीमल संख्या के रूप में लिया जाता है। यह असेंबलर से असेंबलर में भिन्न हो सकता है, लेकिन ये कुछ सामान्य सम्मेलन हैं जो अधिकांश असेंबलर में उपयोग किया जाता है। तो इन 4000 हेक्स इस मूल्य को इस बी रजिस्टर जोड़ी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो बी और सी एक 16 बिट रजिस्टर जोड़ी बनाते हैं। तो यह 4000 नंबर बीसी जोड़े में जाएगा और हायर ऑर्डर बाइट बी रजिस्टर में जाएगा, और यह 00 लोअर ऑर्डर बाइट के निचले रजिस्टर में जाएगा। तो ऊपरी 2 डिजिट्स को जोड़ी के पहले रजिस्टर में रखा जाता है और निचले 2 डिजिट्स को जोड़े के दूसरे रजिस्टर में रखा जाता है। तो यह एलएक्सआई ऑपरेशन है। फिर एक बार यह एलएक्सआई सीखा गया है, तो हम एक और बहुत ही दिलचस्प प्रकार के रजिस्टर के बारे में बात कर सकते हैं जिसे मेमोरी रजिस्टर कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप कुछ मेमोरी लोकेशन एक रजिस्टर के रूप में मान सकते हैं। 8085 में अधिकांश इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी लोकेशन का उपयोग एक रजिस्टर के रूप में कर सकते हैं। एक विशिष्ट उदाहरण MOV M B है। तो इसका क्या मतलब है
कि हम रजिस्टर बी से डेटा को मेमोरी लोकेशन में कॉपी करना चाहते हैं, तो बी रजिस्टर से डेटा को मेमोरी लोकेशन एम में कॉपी किया जाएगा। लेकिन यह मेमोरी लोकेशन क्या है? एम। तो यह मूल रूप से एचएल जोड़ी द्वारा इंगित किया गया है। तो एचएल जोड़ी, मान लीजिए इस एचएल जोड़ी में मान 2000 है, तो उस स्थिति में एचएल जोड़ी मूल्य को इस पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा और यह वहां था। तो और उस विशेष स्थान की स्थान सामग्री संशोधित हो जाएगी। इसलिए यदि एचएल जोड़ी में मान 2000 है, तो मेमोरी लोकेशन 2000 को रजिस्टर बी के मूल्य की एक प्रति मिल जाएगी। इसलिए यह एक ऐसी तकनीक बन जाती है जिसके द्वारा आप पॉइंटर्स लागू कर सकते हैं। तो आप एचएल जोड़ी को पॉइंटर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए एचएल के अलावा इस एचएल जोड़ी को उस एलएक्सआई एच प्रकार के इंस्ट्रक्शन द्वारा संशोधित किया गया है। तो आप इसके लिए अन्य रजिस्टरों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप इस इंस्ट्रक्शन MOV A M, वह इंस्ट्रक्शन पिछला इंस्ट्रक्शन MOV M अल्पविराम बी की बात कर रहे हैं, या जब भी M ऑपरेंड है तो एचएल पेयर है जो पॉइंटर के रूप में कार्य करता है। तो यदि आप कुछ अन्य रजिस्टर जोड़ी का उपयोग करना चाहते हैं पॉइंटर के रूप में, आप इस LDAX इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। तो LDAX Rp, तो इसका मतलब है कि लोड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड है और जिसका स्थान इस आरपी द्वारा इंगित किया गया है। तो आपके पास LDI LDAX B या LDAX D हो सकता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि, तो अगर आप कहते हैं कि LDAX B ऑपरेशन है, तो एक्यूमुलेटर को BC मेमोरी द्वारा इंगित इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल जाएगी। यदि यह LDAX D है, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर को DE जोड़ी द्वारा पॉइंटेड मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल जाएगी, लेकिन यह HL जोड़ी को स्वीकार नहीं करेगा। तो LDAX H एक वैध इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह HL जोड़ी को स्वीकार नहीं करता है। तो HL जोड़ी का उपयोग इनडायरेक्ट एक्सेस उपयोग के लिए किया जाता है, और जिसके द्वारा आप कुछ मेमोरी लोकेशन की सामग्री को कुछ रजिस्टर में प्राप्त कर सकते हैं। और यह LDAX एक अन्य इनडायरेक्ट एक्सेस है जहां B और BC और DE जोड़े की यह सामग्री है, उनका उपयोग इनडायरेक्ट एंट्रीज के रूप में किया जा सकता है। तो यह इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नामक चीज को जन्म देता है। तो इसके बिना हम वास्तव में सीधे मेमोरी से डेटा का उपयोग करते हैं और हम इसे सीपीयू रजिस्टरों में लोड नहीं करते हैं। तो एडिशन और इस सारे ऑपरेशन को करने के लिए, तो यह आवश्यक है कि 2 ऑपरेंड हों जो हमें देने हैं, हमें 2 ऑपरेंड प्राप्त करने हैं। इन एक संभावनाओं को सीपीयू रजिस्टरों में है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दूसरे ऑपरेंड को मेमोरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहा जाता है। तो यह एक रजिस्टर पेयर का उपयोग करता है 16 बिट एड्रेस के रूप में, जो कि पहचान करता है मेमोरी लोकेशन जिसे एक्सेस की जा रही है। तो यदि आप एचएल जोड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो यह रजिस्टर M के साथ है, इसलिए जब भी आप इस रजिस्टर को M के रूप में बता रहे हैं तो यह एचएल जोड़ी है, और यदि यह BC या DE जोड़ी है तो आपको एक्यूमुलेटर में मान को लोड करना होगा और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना होगा। तो ये एडिशन ऑपरेशन, जैसा कहें एडिशन या एडिशन इमीडिएट, तो यदि तो कोई भी 8 बिट नंबर जोड़ा जा सकता है। तो सामग्री मेरे पास यह ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो स्वाभाविक रूप से यह 8 बिट डेटा पर संचालित होता है और एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर है, दूसरा ऑपरेंड वह ऑपरेंड है जिसे हमने निर्दिष्ट किया है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि ऐड ADD, आप कह सकते हैं जैसे ADD B, सो जिसका अर्थ है कि A रजिस्टर को A प्लस B मिलेगा, ऐसा संभव है। या आप कहते हैं कि ऐड इमीडिएट 5, तो इसका मतलब है A रजिस्टर में A प्लस 5 मिलेगा। इस तरह हमारे पास यह इमीडिएट ऑपरेंड हो सकते हैं और हमारे पास इस संख्या का अड्डीशन हो सकता है। तो दूसरी संभावना यह है कि हमारे पास यह है कि हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अड्डीशन के समान है, लेकिन यह पहले प्रतिद्वंद्वी से दूसरे ऑपरेंड एक से दूसरे संख्या को घटाएगा, और नहीं तो बात समान है।
तो यह एक्यूमुलेटर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है और परिणाम एक्यूमुलेटर में संग्रहीत किया जाता है। इसलिए हम दोनों ADD और SUB इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर हैं। तो उसके बाद दूसरा सोर्स ऑपरेंड कुछ और हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा एक्यूमुलेटर होता है। तो यदि आप मेमोरी को ऑपरेंड में से एक के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि HL जोड़ी सही मेमोरी लोकेशन की ओर इशारा करती है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शन में उपयोग किया जाएगा। तो आपके पास यह ADD M इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ADD M यह क्या करेगा, यह मेमोरी लोकेशन की सामग्री जो HL रजिस्टर द्वारा पॉइंटेड की गई है की सामग्री के साथ एक्यूमुलेटर सामग्री को जोड़ देगा और परिणाम एक्यूमुलेटर में संग्रहीत किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास SUB M है जो एक रजिस्टर है। रजिस्टर से HL द्वारा इंगित की गई मेमोरी लोकेशन के मूल्य को घटा देगा और मूल्य को एक्यूमुलेटर में संग्रहीत किया जाएगा। इसी तरह आपके पास INR M, इंक्रीमेंट M, डिक्रीमेंट M, तो ये भी संभव है। इसलिए HL जोड़ी का इनडायरेक्ट एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो अन्य ऑपरेशन, अन्य अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि हमारे पास यह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है, तो आप इसे सीधे कुछ रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के संबंध में कर सकते हैं और हमें एक्यूमुलेटर को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य ऑपरेशन जैसे ऐड ऑपरेशन, सब ऑपरेशन क्या हो रहा है कि परिणाम एक्यूमुलेटर में संग्रहीत होता है। और अब मान लीजिए कि मुझे केवल इंक्रीमेंट B की आवश्यकता है, इसलिए यदि मुझे यह सीधे संभव नहीं है तो क्या आवश्यक होगा कि सामग्री एक्यूमुलेटर के पास आएगी, फिर इसे इंक्रीमेंट किया जाएगा और मान वापस B रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा। तो यह उस रजिस्टर की पिछली सामग्री को नष्ट कर देगा जो हमेशा एक प्रोग्राम के लिए उचित नहीं है, जो कंट्रोल प्रवाह को कठिन बना देगा। तो बेहतर क्या है कि इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम एक्यूमुलेटर को सीधे शामिल नहीं करते हैं और जब तक कि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है कि INR A, जहां मैं स्वयं A रजिस्टर इंक्रीमेंट करना चाहता हूं। लेकिन अगर मुझे निर्दिष्ट रजिस्टर मिल गया है INR B, INR C, DCR D की तरह, तो उसके बाद यह सीधे एक्यूमुलेटर को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। अब इस एड्रेस भाग में हेरफेर कैसे करें, जैसे हमें यह एड्रेस रखने के लिए यह रजिस्टर जोड़ी मिल गई है कि यह ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इस रजिस्टर जोड़ी की सामग्री को बदल सकते हैं? तो यह इस इंस्ट्रक्शन INX का उपयोग करके संभव है। तो जब यह X है तो यह एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड का मतलब है यह 16 बिट है और आपको याद है कि 8085 एक 8 बिट प्रोसेसर है क्योंकि यह आम तौर पर 8 बिट डेटा पर काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि यह 16 बिट डेटा पर काम नहीं कर सकता है, लेकिन आंतरिक कार्यान्वयन के अनुसार यह सभी 8 बिट है। तो यही कारण है कि यह 8 बिट प्रोसेसर है। तो यह रजिस्टर पेयर INX Rp है। तो इस रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा और DCX Rp इस रजिस्टर पेयर को 1 से घटा डिक्रीमेंट करेगा। हमें इस Rp रजिस्टर जोड़े की तरह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मान लें BC। इसलिए जब हम C मान 0 के बराबर हो जाता है और हम इसे आगे डिक्रीमेंट करते हैं तो एक कैरी जनरेट किया जा रहा है और इसका स्वचालित रूप से ध्यान रखा जाता है। इसलिए अगर यह INX और DCX इंस्ट्रक्शन नहीं थे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको एक विस्तृत रूटीन लिखने की आवश्यकता है जिसके द्वारा आप यह 16 बिट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हैं यह INX और DCX ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन है। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद हमें लॉजिकल ऑपरेशन मिला है और हमें यह इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे यह ANA फिर ANI। तो ANA लॉजिकल ऑपरेशन है और ANI इमीडियेट है। ORA और एक्यूमुलेटर है। ORI और एक्यूमुलेटर कुछ इमीडियेट मूल्य के साथ। फिर हमें XOR ऑपरेशन के लिए XRA मिला है और XRI ऑपरेशन कुछ तत्काल ऑपरेंड के साथ XOR मिला है। इसलिए हमें यह स्रोत एक्यूमुलेटर के रूप में मिला है और हमें 8 बिट संख्या मिली है।
तो वह दूसरे ऑपरेंड के रूप में मेमोरी स्थान की सामग्री या रजिस्टर की सामग्री है और डेस्टिनेशन हमेशा एक्यूमिलेटर है, तो अन्यथा वे एक ही रहते हैं। तो एक और ऑपरेशन जो लॉजिकल श्रेणी में है वह कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। तो यह एक्यूमिलेटर की सामग्री को वन्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यह है कि एक्यूमिलेटर के सभी बिट्स को उल्टा कर देगा। इसलिए इस तरह किसी अन्य ऑपरेंड को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह 0 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है क्योंकि ऑपरेंड निहित है। तो यह सीएमए कॉम्प्लीमेंट एक्यूमिलेटर है। तो यह वन्स कॉम्प्लीमेंट है, यह टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यह नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे एक संख्या का नकारात्मक मिलेगा। तो यह एक लॉजिकल ऑपरेशन के सिर्फ 2 बार बी है। यही कारण है कि यह लॉजिकल ऑपरेशन एक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। तो यह एक्यूमिलेटर रजिस्टर के व्यक्तिगत बिट्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेगा। वहाँ अन्य लॉजिकल ऑपरेशन हैं। तो हमें रोटेट इंस्ट्रक्शन मिला है। तो यह एक्यूमिलेटर की सामग्री को एक पोजीशन बाईं या दाईं ओर घुमाएगा। तो हमें 2 श्रेणियां मिली हैं, एक रोटेट लेफ्ट और दूसरा रोटेट राइट है, आरएल और आरआरआई। अब जब हम इसे घुमाते हैं तो यह बाईं ओर होता है। तो यह एक्यूमिलेटर बाईं ओर घूमता है। एक्यूमिलेटर की 7 बिट 0 और कैरी फ्लैग पर जाएगी। तो बिट 7 बिट 0 के साथ साथ कैरी फ्लैग पर जाएगी। तो यह आरएलसी रोटेट लेफ्ट विथ कैरी के लिए है और फिर यह आरएएल। तो यह कैरी के माध्यम से एक्यूमिलेटर को लेफ्ट घुमाएगा। तो यह कैरी के साथ है और यह कैरी के माध्यम से है। तो इस मामले में बिट 7 कैरी पर जाएगा और कैरी बिट 0 पर जाएगा। तो यह आरएलसी और आरएएल है। इसी तरह हमें आरआरसी और आरएसी मिला है। आरएसी आरआरसी के समान है, लेकिन अब यह राइट है। तो यह एक्यूमिलेटर को राइट ओर घुमाता है और बिट 0 बिट 7 और कैरी फ्लैग पर जाता है। और आरएआर यह कैरी के माध्यम से एक्यूमिलेटर को घुमाएगा। एक्यूमिलेटर कैरी के माध्यम से बिट 0 कैरी को जाता है और कैरी बिट 7 को जाता है।